हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमर श्री एकेडमी में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि कक्षा 10 के सामाजिक विषय की एक सीरीज होगी। इसमें हम कई सारे चैप्टर्स को अलग अलग कई सारे पार्ट्स में अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि हमने कई सारे चैप्टर्स को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है और इसका हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम राष्ट्रवाद में उदय के बारे में जानना चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। इनमें जो सबसे पहली टर्म आपकी है वह है राष्ट्र क्या है। ठीक है ना। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा या आपको जानना हो आवश्यक है कि राष्ट्र क्या होता है। ठीक है ना। तो राष्ट्र राष्ट्र का मतलब देश। अगर हम किसी की बात करें तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। पहले क्या होता था, पहले अब जब हम यूरोप की बात करते हैं तो अभी तो हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे देश हैं, लेकिन पहले वहाँ पे देश नहीं हुआ करते थे। पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले वहाँ पे कई सारे राजाओं के राज्य रहा करते थे, डचेस रहा करते थे। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले समझना हो कि राष्ट्र राष्ट्र मतलब देश क्या होता है। राष्ट्र वह है जहाँ अतीत में समान गौरव का होना होता है। ठीक है ना। इसका मतलब समझिए से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे देश को इस समय आज़ादी मिली थी। तो ये भी क्या दर्शाता है, ये एक पॉइंट हुआ कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र का मतलब है कि अतीत में समान गौरव का होना, मतलब जो बीत गया कल है उसमें जो हमारे अंदर जो प्राइड मूवमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का होना। जैसे हम सभी चाहते हैं वर्तमान में कि हमारा भारत देश कैसा बने, आगे बढ़ता जाए, नित नवीन रूप से अच्छे काम करे और आगे बढ़ता जाए। ठीक है ना। तो वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का होना। उसी प्रकार यूरोप के लोगों ने भी, ठीक है ना, सोचा था कि वह अपने देश को आगे ले जाएंगे। तो एक अच्छा राष्ट्र वही है जहाँ पे वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प होता है। ठीक है ना। साथ मिलकर महान काम करना। जैसे हम भारत के जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ ना कुछ महान कार्य कर दें कि हमारा जो भारत का नाम है वह पूरे वैश्विक पटल पे आ जाए। ठीक है ना। तो उसी प्रकार एक देश के अंदर ये क्वालिटी होती है कि साथ मिलकर क्या करना चाहिए, एक महान कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। एक जन समूह का होना, इसको अगर हम बहुत सिंपल समझेंगे तो इसका मतलब है कि जब जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा, हमारे प्रभुसत्ता पे नियंत्रण करने की कोशिश करेगा या उस पर हस्तक्षेप करेगा, तो हम क्या हो सकते हैं, हमें एक रहना है, हमें यूनिटी में रहना है। ठीक है ना। कि हमने बोला है कि आप कुछ भी हो जाए हमें एक साथ रह के उसका सामना करना है। तो एक राष्ट्र के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, अतीत में एक समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और एक जनसमूह का होना। अगर हम इसे एक सिंपल परिभाषा में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं तो राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये राष्ट्र की आपकी एक परिभाषा निकल के आती है। अब हम जब बात करते हैं यूरोप की, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में वर्तमान में कौन कौन से देश। याद रखने वाली बात है कि पहले यूरोप में देश या राष्ट्र ना होके कई सारे राज्य थे जिन्हें डचेस कहा जाता था। ठीक है ना। किंगडम या डचेस कहा जाता था। ठीक है ना। तो वर्तमान में यूरोप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। रूस, हमें पता है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक का नाम आपने सुना ही होगा। फ्रांस, ठीक है ना। और जिसे हम एफिल टावर जिसमें है आपका। इटली में जो हम कहते हैं पोप जो आपके रहते हैं ना, ठीक है ना, वो आपका इटली हो गया। जर्मनी को तो कौन नहीं जानता, हिटलर। ठीक है ना। ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर खूब अत्याचार किया। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, ये भी एक देश है वर्तमान में जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व रखता था यूरोप में। ठीक है ना। और इस ऑस्ट्रिया के चक्कर में विश्व युद्ध भी हुए। यूनान, ये भी आपका यूरोप में सम्मिलित था। और एटलीस्ट स्पेन, जो कि बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, नाव के द्वारा कई दूसरे देशों में जाते थे। यहाँ के जो व्यापारी होते थे और अच्छा खासा रुपया कमाते थे। ठीक है ना।
तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। यूरोप में वर्तमान देश कौन कौन है? रूस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और स्पेन। याद रखना, पहले ये देश न होके पहले ये एक राज्य हुआ करते थे। एक राज्य मतलब इनमें कोई ना कोई राजा राज करता था, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण कारण है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है ना। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका कारक है वह है फ्रांस क्रांति और नेपोलियन युद्ध। याद रखना, फ्रांस में क्या था? फ्रांस में आप एक मात्र 3 वर्ग के लोग रहते थे। एक उच्च वर्ग, ठीक है, जिन्हें कुलीन वर्ग कहते थे। एक पादरी, ठीक है ना, जो चर्च रहा करते थे, उनके जो पुजारी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, तो पादरी रहा करते थे। और एक लास्ट में आम जनता रहा करती थी। सोचने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि कुलीन वर्ग और जो पादरी हुआ करते थे उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, और जो सारा टैक्स का वहन करते थे वो सारी की सारी आम जनता थी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में जितना भी टैक्स दिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? आम जनता के द्वारा। इससे क्या होगा? इससे जो अमीर जनता थी और जो पादरी थी, ये क्या हो रहे थे? लगातार अमीर हो रहे थे, क्योंकि इन्हें रुपए तो देना नहीं पड़ रहा था, इनके तो जेबों में रुपए जा रहा था। गरीब कौन होता चला जा रहा था? गरीब होता जा रहा था आम जनता, ठीक है ना। और इस प्रकार फ्रांस गरीब जनता गरीब होती जाए तो वो सामान भी नहीं खरीदेगा, और जो अमीर लोग हैं वो तो व्यापार बाहर से भी कर लेते थे, तो वो तो अमीर पे अमीर होते जा रहे थे। क्योंकि गरीब के पास रुपए ही नहीं था, ठीक है ना, तो कैसे मतलब कोई सामान की जब कोई सामान खरीदेंगे नहीं तो फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर फ्रांस की सरकार ने क्या करना चालू कर दिया? फ्रांस की सरकार ने जो अमीर लोग थे उनसे ऋण में धन लेना चालू कर दिया, और एक समय ऐसा आया कि फ्रांस सरकार के पास कुछ रुपए ही नहीं बचे। लगभग 50% से ज़्यादा तो उसका ऋण ही चुकाने में आधा पैसा समाप्त हो जा रहा था। तो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे फ्रांस में क्रांति होती है, और उस फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का मैसेज आता है, और इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इसके लिए 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वह है आपका फ्रांस की क्रांति और एक नेपोलियन युद्ध। मतलब जो फ्रांस में जब क्रांति होती है तो उसके बाद नेपोलियन फ्रांस की सत्ता में आते हैं, ठीक है ना, और वह युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध से वह जहाँ जहाँ युद्ध करने जाते हैं वहाँ पे भी यूरोप के देशों में एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है ना। अगला जो आपका है वह है नेपोलियन संहिता। ये आपको याद रखने वाला फैक्टर है कि जब नेपोलियन फ्रांस में एज ए शासक आते हैं, ठीक है ना, तो वह एक संहिता लाते हैं, जिस संहिता का क्या नाम था? नेपोलियन संहिता। ये नेपोलियन संहिता एक प्रकार की कानूनी संहिता थी। इसमें सभी को समान प्रकार के कानूनों की बात की गई थी। मतलब अमीरों के लिए भी समान कानून है, पादरी के लिए भी समान कानून है, और जो आम जनता थी उसके लिए भी एक जैसे ही कानून रहेंगे, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं रहेगा। इससे पहले क्या था? जब राजा का शासन रहा करता था तो उसमें अमीर और जो पादरी थे इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी सज़ा का प्रावधान भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये इसको नेपोलियन संहिता लाने से भी क्या हुआ? एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, खासकर फ्रांस में, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका है कि औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग का उदय, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस में, ठीक है ना, 3 प्रकार के लोग थे, ठीक है ना। एक आपके थे कौन से? अमीर लोग, ठीक है ना। अमीर वर्ग था आपका जिसे हम कहते थे कुलीन वर्ग। एक था आपका पादरी, ठीक है ना, पादरी वर्ग था एक आपका। और जो एटलीस्ट लास्ट में थी वह आपकी आम जनता, ठीक है ना। आम जनता मतलब जो गरीब थी, ठीक है ना। वहीं पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति मतलब कई सारी मशीनें कारखाने लगते हैं। वो मशीनी कारखाना लगने से क्या होता है? रोजगार की भी वृद्धि हो जाती है, और कई सारे जो एक नया वर्ग जो मजदूर वर्ग होता है वो निकल के आता है। ये मजदूर वर्ग ही यहाँ पे काम करके कारखानों व्यापार करके, ठीक है ना, अमीर बनता है, थोड़ा थोड़ा धन अर्जन करता है, और वह ये समझता है
कि अगर हम पैसे कमाएंगे तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वह अमीर हो सकता है, वह समृद्ध हो सकता है, वह खुशहाल हो सकता है। तो याद रखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के एक मुख्य कारणों में औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग का उदय भी मेन। मध्यम वर्ग कौन था? मध्यम वर्ग जो मजदूर वर्ग था, ठीक है, जिसने वहाँ पे कारखानों में काम किया और पैसे कमाया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला है वह है आपका जर्मनी और इटली का एकीकरण। याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले यूरोप में कई सारे राज्य थे, राजाओं के राज्य थे और डचेस थे, ठीक है ना। उनमें से जर्मनी और इटली, याद रखना, एक आपका राज्य था, उस राज्य का नाम था प्रेसा, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस प्रेसा ने ही जो है जर्मनी का एकीकरण किया था। मतलब प्रेसा के जो राज्य था उसने किस देश का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह था आपका जर्मनी। तो जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तो इससे जो आसपास के यूरोप के कई सारे जो राज्य थे, डचेस थे, उनके अंदर भी एक चीज़ आया कि हम भी अपने देश को क्या करते हैं, एक देश बनाते हैं। हम राज्य और डचेस तक नहीं सीमित रह सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, एक देश बनाना पड़ेगा। और ऐसे करके यूरोप के कई सारी जो राज्य और डचेस थे, वह भी अपने आप को स्वतंत्र करते हुए अपने आप को एक देश और राष्ट्र घोषित करना चालू कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद और जो आपका पांचवा जो आपका है वह है आपका पुनर्जागरण और बौद्धिक जागरूकता। देखिए याद रखिएगा, पुनर्जागरण और बौद्धिक जागरूकता का जो कॉन्सेप्ट आया था वह ब्रिटेन से आया था, ठीक है ना। अगर हम सिंपल शब्दों में बोलो तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका आविष्कार हुए थे, ठीक है ना। इसमें क्या हुए थे आपके, इसमें आपके आविष्कार हुए थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कई तरह की जो आपकी थी, कई तरह की थ्योरी भी आई थी। जो भी आपकी साइंस की थ्योरी आप देखते या सुनते हैं अधिकतर, वो सब, जैसे आप न्यूटन को ले लीजिए, उसमें तो न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम जो उसने बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। वहीं पे गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो भी क्या करते हैं, दूरबीन लाते हैं, तो इससे जो हम ग्रहों संबंधी जो जानकारी थी वो हमें मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो पुनर्जागरण और बौद्धिक जागरूकता है, इसमें कई सारे दार्शनिक, ठीक है ना, बहुत सारे दर्शन आते हैं। और ये दार्शनिक क्या करते हैं, ये जो पादरी लोग होते हैं, जो चर्च ने अंधविश्वास और अफवाह फैला रखती है, उसका क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। इस प्रकार जो बेवकूफ़ पादरी वर्ग आम जनता को बनाता था, वह धीरे धीरे क्या हुआ, दूर हुआ। और इन सभी लोगों ने क्या किया, पूरे व्यक्तियों को, जो आम जनमानस था, उसे एक राष्ट्र के रूप में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ठीक है। अगला जो आपका इसमें हम समझेंगे, छठवां जो आपका पॉइंट था, ठीक है ना, वह है संचार एवं शिक्षा का प्रसार, ठीक है ना। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब जब हम राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे तो उसमें मोस्ट दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी शिक्षा, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना। और दूसरा है आपका संचार, ठीक है ना। शिक्षा और संचार से क्या मतलब है भाई, अगर व्यक्ति पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति पढ़ेगा तो वह आपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी भी तो लेगा, तो व्यवहारिक रूप से भी तो समझेगा, ठीक है ना। कि अगर मैं कहीं दुकान जाता हूँ, मुझे जोड़ना घटाव नहीं आता, तो मैं क्या सामान ले पाऊँगा, कोई मुझे मूर्ख बना के चला जाएगा। तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जो यहाँ पे दार्शनिक जो आपके आए थे, ठीक है ना, जो आपके दार्शनिक थे, जैसे कि रूसो आपका हो गया, वॉल्टेयर हो गया, ठीक है ना, गैलीलियो हो गए, यहाँ पे जो आविष्कारक के रूप में आए, जो न्यूटन हो गए आपके, ठीक है ना। इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने आम जनमानस तक शिक्षा का हथियार दिया। इन्होंने आम जनमानस को शिक्षित किया, जिससे इनको इनके अधिकारों के बारे में लोगों को पता चला। और अपने अधिकारों को इन्होंने क्या किया, विभिन्न राजाओं से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये डट गए, ठीक है ना, लड़ गए। इस प्रकार शिक्षा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी देश के विकास के लिए, ठीक है ना। और संचार, संचार यहाँ पे कई सारी चीज़ों का, पहली बात तो लोग एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे,
ठीक है ना। रेलवे आई तो रेल के द्वारा व्यक्ति दूर दूर तक जाने लगे, दूर दूर तक जाने लगे तो कई सारे जो शैक्षिक व्यक्ति थे वह दूर दूर तक गए और लोगों को उन्होंने उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी, ठीक है ना। लोगों तक संदेश पहुंचने का भी एक साधन बना, कई सारे चिट्ठियों के माध्यम से कई दूर दूर तक सेवाएं गई, डाक सेवाएं आई, ठीक है ना। इस प्रकार शिक्षा और संचार जो आपका था, इन दोनों के कारण जो यूरोप है इसमें राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब हम ये तो मैंने जो आपको हेडिंग्स बताई ये क्या था, ये मुख्य कारण थे। अब इनको थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं प्रत्येक हेडिंग को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका फ्रांस क्रांति, जो कि कब हुई थी, याद रखने वाला बात है, इसको अवश्य याद रखिएगा। 1789 में पहली बार क्या होता है, फ्रांस में क्रांति होती है, ठीक है ना। और जब यह क्रांति समाप्त होती है तो उसके बाद नेपोलियन जो होते हैं तो फ्रांस के शासन को अपने हाथ में लेते हैं और अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वह आसपास के कई सारे राज्यों में क्या करते हैं, राज्यों के साथ युद्ध लड़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट जो हमने पढ़ा था वह था फ्रांस क्रांति और नेपोलियन का युद्ध। इसके बारे में कुछ समझते हैं, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। अब इसे कुछ पॉइंट्स क्या हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है कि जब फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है ना, इसने क्या किया, फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना, आज़ाद रहना सिखाया, एक समान रहना सिखाया, ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ लड़ना सिखाया, ठीक है ना। ऐसे विचारों को किसने जन्म दिया था, फ्रांस की क्रांति ने दिया था, ठीक है ना। क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में फ्रांस की शक्ति बढ़ाई और प्रशासनिक सुधार लागू किए। ये प्रशासनिक सुधार कौन से थे, जो हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, जो आपकी थी नेपोलियन संहिता, ठीक है ना। इन्होंने इन्होंने कई सारे यूरोप के जितने भी राज्य थे उसमें युद्ध लड़ा और कई सारे युद्धों को उन्होंने जीता और इस प्रकार इन्होंने फ्रांस की शक्ति को बहुत आगे तक लेके गए। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने अन्य देशों के लोगों को भी राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेपोलियन जाते हैं और बाय द चांस जाके वह जर्मनी से लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मनी पहले प्रेसा का हिस्सा, तो वो प्रेसा से जाके लड़ते हैं, तो प्रेसा का एक हिस्सा जर्मनी रहा करता था, ठीक है ना। तो उन्होंने उससे जाके युद्ध लड़ा, ठीक है ना। वहाँ युद्ध लड़ने के बाद वहाँ के लोगों को अपनी सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करते थे। इस ज़बरदस्ती सैनिक भर्ती के कारण कई जगह असंतोष फैला और कई सारे लोग इसके विरोध में एक साथ आए। इस प्रकार एक साथ आने का मतलब यहाँ पे भी स्वतंत्रता की भावना आई, समानता की बात आई और बंधुत्व की भावना। मतलब नेपोलियन जैसे जैसे युद्ध लड़ता गया, जिन जिन राज्यों से युद्ध लड़ता गया, उन सभी के अंदर ये तीनों भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने क्या किया, एक साथ संगठित होकर किससे युद्ध लड़ा, नेपोलियन से युद्ध लड़ा। तो नेपोलियन के युद्ध ने कई सारे यूरोप के राज्यों को राष्ट्र के रूप में बनने के लिए प्रभावित किया, ठीक है ना। ये याद रखने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट था, दूसरी जो हेडिंग थी वह थी आपकी नेपोलियन संहिता, ठीक है ना। जो आपकी दूसरी हेडिंग मैंने बताया था नेपोलियन, इसमें क्या है, नेपोलियन ने एक समान कानून प्रणाली लागू की जिससे यूरोप के विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक एकता बढ़ी, ठीक है ना। मैंने जैसा कि बताया कि जितने भी वर्ग थे वो सभी कैसे होंगे, एक जैसे रहेंगे। इसने पुरानी सामंती ढांचे को तोड़ा और कानूनी समान कानून, समान कर प्रणाली और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। मतलब सभी लोगों के लिए कानून समान है, सभी लोगों के लिए कर समान है, ठीक है ना। और सभी के अधिकार कैसे हैं, बराबर है, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे वो पुजारी वर्ग हो, पादरी वर्ग हो या आम जनता हो, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीतियों से कई देशों में राष्ट्रीयता की भावना जागी और लोग उसके शासन के खिलाफ एकजुट हुए। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ जहाँ नेपोलियन गया वहाँ के लोगों को उसने ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किया, जिससे विद्रोह हुआ, ठीक है ना। उनके अंदर उनके देश के, उनके राज्य के प्रति एक भावना जागृत हुई और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है आपका
वह है औद्योगिक क्रांति। ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति से संचार और परिवहन में सुधार हुआ, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ने लगे। आर्थिक विकास ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। श्रमिक और मध्यम वर्ग के उदय से, याद रखना, श्रमिक और मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। कैसे मजबूत हुई? क्योंकि ये सब किस पे टिके थे? धन पे। ठीक है ना। और धन, इन्होंने ये चीज़ समझा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने ये चीज़ समझ लिया कि अगर धन हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो राष्ट्र भी कैसा होगा? राष्ट्र भी आपका कैसा होगा? बढ़ेगा। तो चीज़ याद रखिए कि श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रीयता की भावना को भी मजबूती प्रदान हुई थी। ठीक है ना। अगला आपका जो हेडिंग है वह है जर्मनी और इटली का एकीकरण। चौथी हेडिंग थी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी को एकीकृत किया गया, जबकि ग्यूसेपे मैजनी, गैरिबॉल्डी और कावूर ने इटली को एक राष्ट्र बनाया। ये याद रखिएगा, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। कौन सा? एक आपका बिस्मार्क और एक आपका ग्यूसेपे मैजनी, गैरिबॉल्डी, और ये पूरे तीन लोग हैं। ठीक है ना। और एक अकेला व्यक्ति कौन है? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत किया था, वहीं ग्यूसेपे मैजनी एक नाम है, गैरिबॉल्डी और कावूर, इनने किसको एक राष्ट्र बनाया? इटली को। जो कि अभी मैंने बताया कि प्रसा एक आपका राज्य हुआ करता, डचेस हुआ करता था। प्रसा के ही कौन थे महामंत्री? थे बिस्मार्क थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई सारे आसपास के राज्यों और देशों से युद्ध लड़कर, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? जर्मनी के हिस्से को एकीकृत किया और इसको एक अलग राष्ट्र बनाया। इसी प्रकार ग्यूसेपे मैजनी, गैरिबॉल्डी और कावूर ने मिलकर अलग अलग तरह से काम कर अलग अलग जगह पे काम कर इटली को एक राष्ट्र बनाया था। ठीक है ना। इस घटना से अन्य यूरोप देशों में भी राष्ट्रवाद को बल मिला। ठीक है ना। मतलब जैसे ही जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है, तो इसी के क्रम में आप याद रखिएगा, एक आता है आपका ब्रिटेन। ठीक है ना। ब्रिटेन का भी एकीकरण होता है। ठीक है ना। साथ में रूस भी एकीकृत होता है। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा, यूनान का भी एकीकरण होता है। तो याद रखिएगा, अगर ये दोनों एकीकरण नहीं होते तो ये एकीकरण भी संभव नहीं थे। ठीक है ना। तो इस घटना से अन्य यूरोपीय देशों में भी राष्ट्रवाद को बल मिला, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। जो मैंने आपको नाम बताया कि बिस्मार्क ने जर्मनी और ग्यूसेपे मैजनी, गैरिबॉल्डी और कावूर ने इटली को एक राष्ट्र बनाया था। ठीक है ना। अगला जो आपका पॉइंट है वह है पुनर्जागरण और बौद्धिक जागरूकता। जो जैसा मैंने बताया, जैसे मैं कहता हूँ इनलाइटमेंट। ठीक है ना। यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों ने लोगों को तर्क और स्वतंत्रता की सोच दी। जितने भी आपके दार्शनिक, जितने भी आविष्कारक, जितने भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने लोगों को क्या किया? इन्होंने लोगों को बताया हर एक चीज़ के बारे में। और जब लोगों को उसके बारे में शिक्षा प्राप्त हुई, तो अगर उस शिक्षा के बारे में लोग कुछ गलत, कोई कुछ उन्हें बोलता, उन्हें बरगलाता था, तो उससे लड़ते थे, उससे तर्क प्रस्तुत करते थे, और उस तर्क का जवाब सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं था, तो लोग मूर्ख बनना बंद हो गए। ठीक है ना। विचारक जैसे रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों के अवधारणाओं को बढ़ावा दिया। जो कि मैंने पहले बताया था, इन सभी ने क्या किया था? इन सभी ने सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने का प्रयास किया और उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया। ठीक है ना। इन विचारों से सामंती व्यवस्था और राजशाही के खिलाफ एकजुट हुए। इसके लिए आपको याद रखना है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पे एक लुइस नाम के राजा थे। ठीक है ना। उन्होंने रूसो और वाल्टेयर, इनके लिए बोला कि इन्होंने फ्रांस को नष्ट कर दिया है। ठीक है ना। याद रखिए, जितने भी विचारक थे ये इस कदर राजाओं के नाक में दम करे हुए थे कि लुइस, एक जो राजा थे, ये बोल देते हैं कि रूसो और वाल्टेयर जो हैं आपके,
वह उन्होंने मिलकर फ्रांस को पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। आपका अगला जो पॉइंट है वह है संचार और शिक्षा का प्रसार। ठीक है ना, कैसे संचार और शिक्षा के प्रसार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अखबार, पुस्तकें, शिक्षा के प्रसार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। स्थानीय भाषा में साहित्य और कविता ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जैसा कि जर्मनी और इटली में हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या हुआ था, जो कई सारे लोग थे उन्होंने जब आपके पास संचार की व्यवस्था हुई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी आपके पास आया, तो कई लोग टहलने लगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे जो स्थानीय जो किंवदंतियाँ थी, स्थानीय जो गाथाएं चलती थी, उन्हें कलेक्ट किया और उन्हें एक कविता का रूप धारण करके, एक गाने का रूप धारण करके पूरे के पूरे एरिया पे फैला दिए। खासकर ये इटली में बहुत हुआ था। ये भी आपको, इटली और जर्मनी में ये बहुत हुआ था, जिसके कारण वहाँ के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव पैदा हो गया। ठीक है ना, यूरोपीय देश में इतिहास लेखन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार ने भी राष्ट्रवाद को मजबूत किया। मतलब कई कई सारे जो लोग थे वह अपने पुराने इतिहास को लिखने लगे, जिससे लोगों का उनके देश, उनके राष्ट्र के प्रति जो है लगाव बढ़ने लगा। ठीक है ना, और जो पुरानी संस्कृति थी उसके बारे में भी लोग लोक गाथाओं के द्वारा, लोक गीतों के द्वारा सुन रहे थे। ठीक है ना, गुनगुना रहे थे। तो इससे भी उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्हें उससे लगाव महसूस किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे यूरोप के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है ना, तो ये थे आपके टोटल वो। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कई ऐतिहासिक घटनाओं, बौद्धिक आंदोलनों, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के इस कारण हुआ। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों ने इसकी शुरुआत हुई, जबकि 19वीं शताब्दी के अंत तक यह जर्मनी और इटली के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आया। यह राष्ट्रवाद आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध 1914 का भी एक प्रमुख कारण बना। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट आपका हुआ फ्रांस से। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति से क्या होता है, ठीक है ना, फ्रांस सबसे पहले आपका फ्रांस आता है, फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति से कई सारे यूरोपीय देशों में क्या होता है, राष्ट्रवाद का जन्म होता है। ठीक है ना, इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये जब ये फिर बाद में जर्मनी, ठीक है ना, और इटली का क्या करता है, राष्ट्रीयकरण करता है। और इसके बाद अंत में जाके ये वर्ल्ड वार प्रथम को भी यही चीज़ संचालित करती है। ठीक है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा अगले चैप्टर में भी विश्व युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पेपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं। पहला जो हमने अभी देखा, ठीक है ना, पहला आपका था फ्रांस प्लस फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, और नेपोलियन का युद्ध। ठीक है ना, दूसरा जो था वह था आपका नेपोलियन संहिता थी। ठीक है ना, जो तीसरा था वह औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग का उदय था। ठीक है ना, चौथा जो था वह जर्मनी और इटली का एकीकरण था। ठीक है ना, पांचवा जो था वह था आपका प्रबोधन। ठीक है ना, छठवां और अंतिम जो आपका हेडिंग था वह था आपका शिक्षा और संचार का प्रसार। ठीक है ना, ये हेडिंग आप वहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताया इन सभी हेडिंग के अंतर्गत अपने पेपर में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा जो आपके इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर आपसे आगे चल के मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।